जो 6th पार्ट देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने टाइम लैप्स कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मानवा को स्टार्ट करते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस की हालचाल सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मांगा लेकर आई हूँ जो शुरू में थोड़ी बोरिंग लगती है। हाँ बिल्कुल, पहले कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, अरे यार मजा ही आ जाता है। इट्स नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग, इट्स सुपर हिलेरियस। इतनी कॉमेडी है कि लिटरली हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ, इस मांगा को देखते देखते आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज से फुल एंटरटेनमेंट, फुल कॉमेडी और फुल फन वाली मांगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक लापरवाह और खर्चीला नौजवान अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है एक इनविंसिबल स्पेंडथ्रिफ्ट सिस्टम के साथ। उसके पास अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स है और हर दिन एक नया खर्च करने वाला आइटम सिस्टम में रिफ्रेश हो जाता है। जितना ज्यादा वो खर्च करेगा उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। उस नौजवान का नाम था योंग। असल में वो अपनी पुरानी दुनिया में इंटरनेट का दीवाना एक ओटाकू था, लेकिन अचानक ही वो पहुंच गया शेनान कॉन्टिनेंट पर। उसके दिमाग में इस नई दुनिया की यादें भर गईं। पता चला कि ये जगह है जहां सबसे ज्यादा कद्र की जाती है मार्शल ताकत की। यहाँ हर कोई अलग अलग सेक्ट्स में शामिल होना चाहता है, यहाँ तक कि अगर कोई नया सेक्ट बन जाए तो भी हजारों लोग उसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। और उसके सामने था स्टार सोल सेक्ट, जो अभी आधा महीना पहले ही बना था। योंग का इरादा भीड़ में शामिल होकर परीक्षा देने का नहीं था, क्योंकि अभी तक उसे कोई चीट लाइक एबिलिटी नहीं मिली थी। उसने सोचा अभी बेहतर यही होगा कि चुपचाप कहीं छिपकर रहो। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, दो लोग स्टार सोल सेक्ट के सामने उतरे। उनमें से आगे थी एक बेहद खूबसूरत औरत। सेक्ट लीडर लुओ चेन हुआ। वो जोर से बोली, आज डिसाइपल्स लेने के नियम ये हैं, ना उम्र देखी जाएगी, ना क्वालिफिकेशंस, ना कल्टीवेशन लेवल। ये सुनते ही पूरा माहौल गूंज उठा। सबको लगा अब तो हर किसी को मौका है। लेकिन योंग का ध्यान कहीं और अटक गया था, उस औरत की खूबसूरती पर, इतनी ज्यादा कि उसकी पिछली दुनिया की इन्फ्लुएंसर्स भी फीकी लग रही थी। फिर लुओ चेन हुआ ने कहा, बस एक शर्त है, 1 घंटे के अंदर जो भी शामिल होना चाहता है उसे देने होंगे 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। ये सुनते ही सबके जोश पर पानी फिर गया। भीड़ पर मानो ठंडा पानी डाल दिया गया हो, क्योंकि ये दाम तो बहुत ज्यादा था। लोग एक एक करके मना करने लगे। स्टार सोल सेक्ट की इज्जत तुरंत गिर गई। योंग भी हैरान रह गया। उसने सोचा, दूसरी दुनिया में भी इतने लालची धंधे चलते हैं क्या? शायद कोई मूर्ख ही इसमें फंसेगा। और तभी उसके सामने पॉपअप हुआ एक सिस्टम विंडो। उसकी चीट एबिलिटी आखिरकार जाग गई। नाम था इनविंसिबल स्पेंडथ्रिफ्ट सिस्टम। योंग ने सोचा था कि सिस्टम शायद कई सालों बाद एक्टिवेट होगा, लेकिन ये तो अभी आ गया। हालांकि ये सिस्टम थोड़ा अजीब था। सिस्टम ने साफ कहा, पैसे खर्च करो और मजबूत बनो, बस उड़ाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर योंग ने सिस्टम का इंफॉर्मेशन पैनल खोला। जैसा उम्मीद थी, उसकी कॉम्बैट लेवल बहुत कम थी, लेकिन जो आइटम स्पेंडथ्रिफ्ट कैटेगरी में लिखा था उसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वो था 10,000 टियर 9 हेवनली थंडर तलीसम। असल में सिस्टम सिर्फ अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स ही नहीं देता, बल्कि हर दिन एक नया स्पेंडथ्रिफ्ट आइटम भी देता है। होस्ट यानी योंग को रोज के रोज ये सब खर्च करना ही होता है। ऐसा करने पर उसे मिलेंगे स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स। अगर वो खर्च करने में नाकाम रहा तो पॉइंट्स कट जाएंगे, और ये स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स ही उसकी असली ताकत बनने का जरिया थे। इन्हें वो बदल सकता था नई रेल्म्स, मार्शल स्किल्स, डिवाइन पावर्स और दूसरी कीमती आइटम्स के साथ। ये नियम देखकर योंग थोड़ा दबाव में आ गया। इसी बीच सिस्टम ने अपना पहला टास्क दे दिया, स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करो। दूसरी तरफ लुओ चेन हुआ ने ये कठोर नियम यूं ही नहीं रखे थे। असल में उसके पिता, जो शेनान कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर सेक्ट स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के लीडर थे, उन्होंने ही अपनी बेटी को ये सेक्ट बनाने के लिए कहा था, ताकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड मजबूत हो सके। लेकिन लुओ चेन हुआ का मन ऐसे झंझटों में नहीं था। वो बस कल्टीवेशन करना चाहती थी, असेंड करना चाहती थी और बदला लेना चाहती थी, क्योंकि वो थी हायर रेल्म्स की एक पवित्र महिला का पुनर्जन्म। काफी देर इंतजार करने के बाद जब किसी ने भी साइन अप नहीं किया तो वो जाने ही वाली थी। उसकी नज़र में कोई भी इतनी भारी कीमत नहीं चुका सकता था। लेकिन तभी एक मर्दाना आवाज गूंजी,
सेक्ट लीडर ठहरिए, मैं साइन अप करना चाहता हूँ। चूंकि सेक्ट को शुरुआत में ही फंड की जरूरत है, मैं देने को तैयार हूँ 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। ये सुनकर लो चिन्हुआ दंग रह गई। उसने सोचा, इस सुनसान जगह पर कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है। पीछे मुड़कर देखा तो वहां खड़ा था योंग। अभी थोड़ी देर पहले ही वो सोच रहा था कि इतने पैसे देने वाला मूर्ख ही होगा, और अब वही मूर्ख बनने को तैयार था। योंग ने तुरंत एक स्टोरेज रिंग निकाली जिसमें सचमुच थे 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। आज वो हर हाल में स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करना चाहता था। लो चिन्हुआ ने तुरंत स्टोरेज रिंग की जांच की और देखकर हैरान रह गई कि उसमें सचमुच 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई इतना अमीर भी हो सकता है और इतना बेवकूफ़ी भरा उदार भी। उसने योंग से पूछा, क्या तुम पक्का ज्वाइन करना चाहते हो? जान लो, अभी हमारे सेक्ट के पास रहने की जगह तक नहीं है। योंग ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं खुद हमारे सेक्ट को बनाने में मदद कर दूंगा। लू चिन्हुआ तो मानो परास्त हो गई थी, फिर भी उसने योंग को समझाने की कोशिश की। हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारा शामिल होना तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा। लेकिन योंग के पास था उसका स्पेंडथ्रिफ्ट सिस्टम, उसे रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं होने वाली थी। उसने सीधे कह दिया, आगे से सेक्ट के रिसोर्सेज की चिंता मत करो, सब मैं ही दूंगा। ये सुनकर लो चिन्हुआ के गुस्सा और बढ़ गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये पागल इंसान आया कहाँ से। असल में वो चाहती ही नहीं थी कि कोई डिसाइपल उसके सेक्ट में शामिल हो। उसके अंदर उथल पुथल मच गई। वो तो योंग को मार डालने तक का सोच चुकी थी, लेकिन वादा तो कर ही चुकी थी, इसलिए उसे मजबूरी में कहना पड़ा, ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कल्टीवेशन नहीं सिखाऊंगी, सब तुम्हें खुद समझना होगा। योंग थोड़ा चौंका, लेकिन फिर सोचकर बोला, कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अंदर से योंग बेहद खुश था। उसके लिए तो ये जैकपॉट जैसा था, सेक्ट ज्वाइन भी हो गया और कोई रोक टोक भी नहीं। इस बार लो चिन्हुआ सचमुच हार मान गई थी, इतना कि उसे लगा वो खून थूक देगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्यों 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स यूं ही खर्च करके खुश है। क्या आसमान ने उसे तंग करने के लिए भेजा है? गुस्से में उसने अपना हथियार भी निकाल लिया था योंग को मारने के लिए, लेकिन तभी पास खड़े बुजुर्ग ओल्ड बाई ने उसे रोक लिया। मिस, ऐसा मत कीजिए, सेक्ट को कम से कम एक डिसाइपल तो चाहिए ही। योंग भी हैरान था, अरे मैंने इतने पैसे खर्च किए और फिर भी वो खुश नहीं है। आखिरकार लुओ चिन्हुआ को योंग को स्वीकार करना ही पड़ा, हालांकि उसके मन में बहुत गुस्सा और नफरत थी। वहीं योंग ने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया और उसे मिले 200 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स। यही योंग ने सिस्टम से पूछा, अब कोई और टास्क है क्या? सिस्टम ने जवाब दिया, जब कोई खास टास्क ना हो तो तुम खुद भी खर्च करके स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स कमा सकते हो। कितना मिलेगा, ये सीधा खर्च की मात्रा पर नहीं, बल्कि खर्च करने की स्टाइल पर निर्भर करेगा। ये सुनकर योंग ने सोचा, अगर मैं सिर्फ एक डिसाइपल हूं तो क्या मैं सेक्ट लीडर का डायरेक्ट डिसाइपल बन सकता हूं? उसने जाकर लुओ चिन्हुआ से पूछा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया, तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल बनाना तो और भी झंझट होगा। तभी योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं पैसे देकर वो पोजीशन खरीदना चाहता हूँ। लुओ चिन्हुआ और ओल्ड बाई दोनों हैरान रह गए, ऐसा भी हो सकता है? फिर लुओ चिन्हुआ ने हंसते हुए मजाक में कहा, अगर तुम 100,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स ला सकते हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगी। उसने सोचा, इतना तो किसी तीसरे दर्जे के सेक्ट के पास भी नहीं होता, ये पक्का फंस जाएगा। लेकिन अगले ही पल योंग ने एक और रिंग निकाली जिसमें थे 500,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स। योंग अंदर से बेहद खुश था, सचमुच मैं पैदा ही फिजूल खर्ची के लिए हुआ हूँ। सिस्टम ने भी इस वेस्टफुल एक्शन को सही माना और योंग को दिए 200 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स और। अब लुओ चिन्हुआ पूरी तरह टूट चुकी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये पागल उसके सेक्ट में क्यों आया है, लेकिन नियम तो नियम थे। वो अब उसका डायरेक्ट डिसाइपल था, इसलिए उसने योंग को उपहार स्वरूप एक मिस्टिक अज्योर स्वॉर्ड भी दी। लेकिन योंग का सिस्टम फिर बोल उठा, एक सच्चा स्पेंडथ्रिफ्ट कभी गिफ्ट स्वीकार नहीं करता। अगर तुमने ये तलवार रखी तो 20 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स कट जाएंगे। योंग झटपट तलवार लौटाने पहुंच गया। लुओ चिन्हुआ गुस्से से बोली, तुम्हें लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? मेरे गिफ्ट की कदर नहीं है तो रहने दो। और गुस्से में तलवार लेकर उड़ गई। योंग हैरान रह गया। उसने ओल्ड बी से पूछा, सेक्ट मास्टर इतनी तेज क्यों नहीं है? वो पैसे कमाने का मौका छोड़ रही है।
ओल्ड बी ने उसे चुप रहने को कहा। अगर वो सुन लेगी तो हमें खत्म कर देगी। वो मन ही मन सोचने लगा, इस साधारण से इंसान के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? लेकिन अच्छा है, यंग मिस की मेंटल स्टेट अब बदल रही है, वरना वो अपनी कल्टीवेशन में अटक जाती। शायद यही तरीका है उसकी ग्रोथ का। ओल्ड बी ने जल्दी से योंग को सेक्ट में ले जाने के लिए तलवार पर बैठा दिया। उबते हुए योंग उड़ने वाली तलवार पर बैठा पक्षियों को गिनने लगा। यहाँ तक कि उसने एक पक्षी को अपने सिर पर घोंसला बनाने भी दिया ताकि समय बिता सके। उसने सिस्टम से पूछा, स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे करूं? तभी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पैनल खुल गई। उसमें दिखा कि उसके स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स 400 हो चुके हैं, जबकि आज उसे अभी तक अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। वो सोच में पड़ गया, ये तो है ही चिट जैसा फायदा, बिना कुछ किए पॉइंट्स मिल रहे हैं। सिस्टम ने फिर समझाया, तुम्हें बता दूं, रियल्म्स ऐसे होते हैं। सबसे पहले स्पिरिट सी, फिर ची एक्टिवेशन, फिर मर्जिंग, स्पिरिट फाउंडेशन, डिवाइन रिपोजिटरी, पर्पल मैंशन, ओरिजिनल स्पिरिट वॉइड, पेनिट्रेशन, ट्राइब्यूलेशन क्रॉसिंग और आगे भी। ये स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स इन रियम्स को अपग्रेड करने में काम आते हैं। जैसे स्पिरिट सी के लिए हर लेवल अपग्रेड करने में 10 पॉइंट्स चाहिए, ची एक्टिवेशन के लिए 100 पॉइंट्स और आगे भी। ये सुनकर योंग एकदम हैरान रह गया। इतने ज्यादा पॉइंट्स चाहिए? क्या ये हर लेवल पर कई गुना बढ़ते जाएंगे? फिर उसने स्पेंडथ्रिफ्ट मॉल खोला। वहां कई तरह के कंटेनर थे, हर एक के लिए 100 पॉइंट्स चाहिए थे। उनमें से हाई टियर रिवॉर्ड पाने का चांस बहुत ही कम था। योंग ने सोचा, थोड़ा महंगा तो है, लेकिन अगर हाई टियर रिवॉर्ड मिल गया तो पूरी कीमत वसूल हो जाएगी। लेकिन फिर मन में सवाल आया, अगर मुझे हाई टियर रिवॉर्ड मिल भी गया तो क्या वो मेरे किसी काम आएगा? सिस्टम ने खुद उदाहरण दिया, अगर तुम किसी अल्केमिस्ट के सामने 9वें लेवल की एलिक्सर कुचल दो तो वो भी स्पेंडथ्रिफ्ट बिहेवियर माना जाएगा। योंग को सच में ऐसा करना अच्छा लगता, लेकिन वो अमर बन चुका था। ऐसे में कल्टिवेटर्स के सामने दौलत दिखाना खतरनाक होता, वे उसे कुचल कर मार सकते थे। फिर भी ताकत पाने की चाह में योंग ने 90 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च करके अपनी ताकत बढ़ाई और स्पिरिट सी रियल्म के 9वें लेवल तक पहुंच गया। इस अचानक हुए ब्रेक थ्रू ने ओल्ड बी का ध्यान खींच लिया। वो पलटकर देखता है तो हैरान रह जाता है, ये बच्चा सच में स्पिरिट सी बना रहा है। उसने उड़ना रोक दिया और योंग के आसपास की स्पिरिट एनर्जी को जांचा। देखकर फिर हैरान हो गया, सिर्फ स्पिरिट सी बनाने के लिए इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी, ये तो दर्जनों लोगों के लिए काफी है। उस समय योंग भी सोच में था, इतनी देर क्यों लग रही है? स्पिरिट सी तो फॉर्मेशन की पहली स्टेप होती है। जैसे ही उसने सोचा, और ज्यादा स्पिरिट एनर्जी उसके आसपास इकट्ठा हो गई। ओल्ड भी और भी दंग रह गया, क्या ये आगे और ब्रेक थ्रू करना चाहता है? आमतौर पर स्पिरिट सी फॉर्मेशन के लिए शांत जगह चाहिए होती है। एनिक्सर की मदद से इसे ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। फॉर्मेशन बनने के बाद इसे स्थिर होने में समय लगता है। लेकिन योंग ने न तो कोई एलिक्सर लिया, न ही फॉर्मेशन बनाने का समय दिया। थोड़ी देर बाद ओल्ड भी फिर से हैरान रह गया। योंग का स्पिरिट सी लगातार ब्रेक थ्रू कर रहा था। कुछ ही मिनटों में वो स्पिरिट सी के पहले लेवल से सीधे 9वें लेवल के पीक तक पहुंच गया। ओल्ड भी पूरी तरह घबरा गया, ये किस तरह का जीनियस है? ब्रेक थ्रू पूरा होते ही योंग जाग गया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि पूरा ब्रेक थ्रू करने में पूरे 10 मिनट लग गए। उसके लिए ये बहुत लंबा समय था। उसके हिसाब से तो ये तुरंत हो जाना चाहिए था। उसने मासूमियत से ओल्ड बी से पूछा, मास्टर, मुझे 9 लेवल पार करने में 10 मिनट लग गए, क्या आपको लगेगा कि मैं फेल हूँ? ओल्ड बी समझ ही नहीं पाया कि क्या जवाब दे। उसे लगा शायद योंग डींग मार रहा है। अगर ये सच में फेल हुआ होता तो भी पिछले ब्रेक थ्रू के मुकाबले इसमें कुछ नहीं था। तब उसे 8 महीने लगे थे 9 लेवल पार करने में। उस पल ओल्ड बी समझ गया कि योंग को कल्टीवेशन टेक्निक या हथियारों की जरूरत ही नहीं है, उसके पास खुद की कोई पावरफुल टेक्निक है। लेकिन योंग खुद उलझन में था, कौन सी टेक्निक? मेरे पास तो कोई टेक्निक है ही नहीं। ओल्ड बी का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने खुद जाकर योंग की जांच की और फिर से हैरान रह गया। योंग के पास कोई स्पिरिट रूप नहीं था। उसकी स्पिरिट सी इतनी विशाल थी जैसे अनंत समुद्र। ओल्ड बी पूरी तरह दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये तो कुछ अलग ही मामला है। उसने तय किया कि वापस सेक्ट पहुंचने के बाद यंग मिस से इसे चेक करवाएगा। जब योंग और ओल्ड बी सेक्ट में वापस पहुंचे तो लुआ चनुआ उन्हें देखकर हैरान रह गई। ओल्ड बी ने तुरंत बता दिया कि योंग ने स्पिरिट सी में ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसकी स्पिरिट सी उसकी तुलना में 20 गुना बड़ी हो गई है। लुओ चनुआ तो पूरी तरह दंग रह गई। उसने खुद जाकर योंग की जांच की, देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
सच में ओल्ड बी जो कह रहा था वही सही है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने हैरानी से योंग से पूछा, तुम्हारे पास तो कोई स्पिरिट रूट नहीं है, फिर तुमने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? उसी समय बाहर से एक ठहाका गूंजा। फुल मून सेक्ट के लोग देखने आए थे। उनका एक बूढ़ा लीडर बोला, स्टार सोल सेक्ट इतना सीक्रेटिव क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पास कोई डिसाइपल ही नहीं है? लो चेनुआ सच में परेशान हो गई। अभी अभी तो उसने एक अजीब सा डिसाइपल लिया था और अब ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इन लोगों को सबक सिखा दूं तो शायद योंग खुद ही सेक्ट छोड़ देगा। इसलिए वो बाहर जाकर उनका सामना करने लगी। बूढ़े आदमी ने कहा, हमने सुना है कि स्टार सोल सेक्ट में शामिल होने के लिए 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होते हैं। ये सुनकर हम खुद देखने आए हैं। उसने अपने डिसाइपल्स को भी चुनौती दी कि वो मुकाबला करें। लुओ चेनुआ का गुस्सा और बढ़ गया। उसके पास कोई डिसाइपल नहीं था, वरना वो इनको मना कर देती। लेकिन अब उसने सोचा, अगर योंग को सबक सिखा दूं तो शायद वो खुद ही सेक्ट छोड़ देगा। इसलिए उसने योंग को चुनौती स्वीकार करने दिया। योंग को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने साफ कर दिया, क्या मैं अपने टैलिस्मैन्स यूज कर सकता हूँ? आखिर मेरे पास 10,000 टैलिस्मैन्स हैं खर्च करने के लिए। जब ये सुनकर उन्हें इजाजत मिल गई तो योंग बिना डर के आगे बढ़ा। उसने अपने हेवनली थंडर टैलिस्मैन्स बुलाकर उन्हें एक छोटे पहाड़ की तरह जमा कर दिया। फुल मून सेक्ट के डिसाइपल्स दंग रह गए। ये इतने सारे हेवनली थंडर टैलिस्मैन्स कहाँ से लाया? हर एक टैलिस्मैन नवी लेवल की स्पिरिट सी से जुड़ी एनर्जी फ्लक्चुएशंस निकाल रहा था। मतलब हर एक पूरी ताकत से हमला कर सकता था। बूढ़ा लीडर हैरान रह गया। उसके तीनों डिसाइपल सिर्फ नवे लेवल तक पहुंचे थे। इतनी ताकत के सामने वो टिक नहीं सकते थे। लेकिन योंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुश होकर बोला, तुमने कहा था मैं टैलिस्मैन्स यूज कर सकता हूँ, तो लो। फिर उसने टैलिस्मैन्स को उछालना शुरू कर दिया। मैदान में धमाकों की गूंज से सब दंग रह गए। हर एक टैलिस्मैन कम से कम 1,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर था। फुल मून सेक्ट के डिसाइपल्स बुरी तरह हिल गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी मात्रा में तालिस्मान कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लो चेनुआ तो हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का आखिर कैसे इतना अमीर है? मैंने तो सोचा था इनसे पीटकर खुद ही भाग जाएगा, लेकिन ये तो जैसे मजे से खेल रहा है। उसने देखा कि योंग उसकी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, देखो मैंने कमाल कर दिया ना। लेकिन लुओ चेनुआ ने उसका गलत मतलब निकाला। उसने समझा कि योंग उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है और उसे नीचा दिखाना चाहता है। कुछ घंटे तक लगातार हेवनली थंडर तालिस्मान्स का बमबारी होती रही। फुल मून सेक्ट के डिसाइपल्स बुरी तरह थक गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे अपने मास्टर से मदद मांगे। उनका बूढ़ा लीडर भी समझ गया कि उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा बड़ा दांव खेल लिया है। वो सोच में पड़ गया, ये लड़का तो पागल है, इतना महंगा सामान यूज कर रहा है। वो अपने डिसाइपल्स को लेकर वहां से भागने लगा। तभी लुओ चेनुआ को मौका मिल गया। उसने सोचा, अब इन्हें सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने असली पावर का प्रदर्शन किया। वो ओरिजिनल स्पिरिट रेल्म में जली गई। उसकी ताकत देखकर बूढ़ा लीडर दंग रह गया। फुल मून सेक्ट के लीडर सिर्फ डिवाइन रिपोजिटरी रेल्म तक ही पहुंचे थे। लुओ चेनुआ की ताकत देखकर वे खुद कांप गए। लुओ चेनुआ चाहती तो पूरी फुल मून सेक्ट को खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने दया करके उन्हें छोड़ दिया। हालांकि उसने शर्त रखी, तुम सब एक एक हाथ पीछे छोड़कर भाग सकते हो। मजबूरी में उन्हें उसकी शर्त माननी पड़ी। आखिर में लुओ चेनुआ ने उन्हें वहां से जाने को कहा। ये सब देखकर योंग सच में डर गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी खूबसूरत मास्टर इतनी निर्दयी हो सकती है। ऊपर से शांत दिखती लुओ चेनुआ अंदर से बहुत परेशान थी। फिर भी उसने खुद को संभाला, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेबस महसूस कर रही थी। इतनी ताकत होते हुए भी मैं इसे नहीं हटा सकती। उधर योंग के पास अभी भी 9,000 से ज्यादा हेवनली थंडर तालिस्मान्स बच गए थे। अकेला उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल था, इसलिए उसने लुओ चेनुआ को साथ खेलने के लिए बुलाया। लुओ चेनुआ हाकी बकी रह गई, लेकिन योंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने चुपचाप हाँ भर दी। वो भी देखना चाहती थी कि योंग कितना खर्च कर सकता है। फिर दोनों ने मिलकर तालिस्मानों की बमबारी शुरू कर दी। ये दृश्य इतना शानदार था कि लुओ चेनुआ को अपने पुराने जीवन की याद आ गई। उसे याद आया जब उसकी जूनियर बहन ने उससे कहा था, अगर हम अंत तक खुद का मजा नहीं ले पाए तो क्या फायदा। उस समय लुओ चेनुआ ने सोचा, वो सही कह रही थी। अब उसे वही एहसास हो रहा था। उधर ओल्ड बी जो अंदर सो रहा था, शोर सुनकर जाग गया। उसे लगा जैसे कोई दुश्मन हमला कर रहा हो। जब उसने बाहर आकर देखा तो हैरान रह गया। योंग और लुओ चेनुआ तालिस्मानों की बमबारी कर रहे थे। लुओ चेनुआ भी अब इस बेकार खर्च में शामिल हो गई थी।
उसने बिना किसी झिझक के कहा, हम तो बस हेवनली थंडर तालिस्मान्स को डिस्पोज कर रहे हैं। योंग हंसते हुए ओल्ड बी को बुलाने लगा। ओल्ड बी, आप भी आइए, मजा आएगा। ओल्ड बी का गुस्सा फूट पड़ा। वो दौड़ते हुए आया और योंग के सिर पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, ये क्या बेहूदी हरकत कर रहे हो तुम दोनों? हर एक तालिस्मान 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है। स्टार सोल सेक्ट इतना अमीर भी नहीं कि ऐसे फिजूल खर्च कर सके। और मिस, आपको क्या हो गया है जो आप इसमें शामिल हो रही हैं? लेकिन जैसे ही ओल्ड बी ने देखा कि योंग ने अपनी जेब से 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकालकर सामने रख दिए हैं, उसका गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। योंग मुस्कुराते हुए बोला, ओल्ड बी, माफ कीजिए, आपके सोने का समय खराब कर दिया। ये स्पिरिट स्टोन्स आप टॉनिक्स के लिए समझ लीजिए। ओल्ड बी ने तुरंत अपनी शर्ट फाड़ दी। उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स दिखने लगे। वो खुश होकर खुद ही बमबारी में शामिल हो गया। उसने इतनी तेजी से तालिस्मान फेंकने शुरू किए कि खुद योंग भी हैरान रह गया। सच में पैसा दुनिया को घुमा देता है। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, योंग ने 100 वॉसल पॉइंट्स कमाए। सिस्टम ने कहा, इस बिहेवियर को वेस्टफुल बिहेवियर माना गया है। अगली बार ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके ओल्ड बी की मदद ले सकते हो। काम खत्म होने के बाद ओल्ड बी ने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ तालिस्मान फेंकने से इतना थक जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोला, अगर फ्यूचर में कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। भले मैं बूढ़ा हूं पर ताकत अभी भी भरपूर है। लुओ चेनुआ चुपचाप ये सब देखती रही। वो सोच रही थी कि स्टार सोल सेक्ट जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। फिर उसने मजाक में ओल्ड बी से कहा, आप स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 8 सीनियर एल्डर्स में से हैं, फिर भी सिर्फ 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए खुद को बेच दिया। ओल्ड बी ने जवाब दिया, ये स्पिरिट स्टोन्स की बात नहीं है, ये बुजुर्ग की इज्जत की बात है भाई। तभी सिस्टम ने फिर से नोटिफिकेशन भेजा। इस बार योंग को 1000 वॉसल पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। इससे वो ची एक्टिवेशन रियल्म के 9वें लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता था। उसके पास 1000 पॉइंट्स पूरे हो गए थे। बाकी बचे कुछ 100 पॉइंट्स से वो ट्रेजर्स खोल सकता था। योंग ने सोचा, सेक्ट में अभी सिर्फ 3 लोग हैं। अगर मैं सिर्फ ओल्ड बी पर निर्भर रहा तो रिसोर्स जल्दी खत्म नहीं कर पाऊंगा। अगर ज्यादा जूनियर डिसाइपल्स होते तो खर्च करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती। तभी एक यंग आदमी एंट्रेंस पर आया और पूछा, आपका सेक्ट अभी भी नए डिसाइपल्स ले रहा है क्या? जैसे ही नया डिसाइपल वूफिंग स्टार सोल सेक्ट में दाखिल हुआ, उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। जमीन गड्ढों से भरी थी। एक बहुत बूढ़ा आदमी था जो जैसे आखिरी सांसें गिन रहा हो, एक डरावनी नजर वाली औरत और एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग का स्क्रू ढीला दिख रहा था। वूफिंग को तुरंत लगा कि ये सेक्ट भरोसे लायक नहीं है। वो सोचने लगा, कहीं अभी भाग जाना सही रहेगा क्या? लेकिन योंग ने उसका बड़े जोश के साथ स्वागत किया। हाँ, हम अभी भी नए लोगों को ले रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे, और अगर आप 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देंगे तो आप सीधे सेक्ट मास्टर के डिसाइपल बन सकते हैं। फिर वो गर्व से बोला, मैं योंग हूँ, सेक्ट का पहला डिसाइपल और सेक्ट मास्टर का सबसे बड़ा डिसाइपल। ये सुनकर वूफिंग हक्का बक्का रह गया। योंग उम्मीद से उसे देख रहा था कि शायद वो कहेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन सिस्टम ने ये आइडिया मानने से मना कर दिया और कहा, इतना बेवकूफाना तरीका कभी चलेगा जब कोई सही वजह बताओ। तुरंत योंग ने बहाना बनाया, हम दोनों बहुत जल्दी दोस्त बन गए। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे लगा जैसे वो मेरे दूसरे माँ से जन्मा भाई है। क्या अपने भाई के लिए थोड़ा खर्च करना गलत है? अचरज की बात यह है कि सिस्टम ने इसे मान लिया। लेकिन इसी बीच वूफिंग भागने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि ये सेक्ट बस पैसे के पीछे है, भरोसे लायक नहीं। लेकिन योंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, खासकर क्योंकि वो योंग की बेवकूफ़ी भरी प्लान का हिस्सा था। उसने जल्दी से वूफिंग को पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। तभी वूफिंग को शैडोज से अपने दादा का मैसेज मिला, इस सेक्ट में रहो, जब मैं अपने काम निपटा लूंगा तब तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुनते ही वूफिंग ने विरोध करना बंद कर दिया। उधर सेक्ट के एंट्रेंस पर वूफिंग के दादा, जो स्टार सोल सेक्ट को पहचान लिया था, उसने देखा कि ये वही सेक्ट है जिसे लिंग की बेटी ने शुरू किया था। जब उसने ओल्ड बी को भी वहां देखा तो उसे भरोसा हो गया और उसने वूफिंग को ज्वाइन करने दिया। योंग ने वूफिंग को पकड़कर लू चिनवा के पास ले जाकर कहा, मास्टर, मैं चाहता हूं कि ये मेरा जूनियर डिसाइपल बने। देखिए कितना प्यारा है। वूफिंग समझ नहीं पा रहा था कि उसके दादा क्यों कह रहे हैं कि वो ऐसे अजीब से सेक्ट में रहे, लेकिन उसे दादा की बात माननी पड़ी। लू चिनवा ने बेबस होकर देखा और सोचा, हमारे पास पहले से योंग जैसा डिसाइपल है, एक और से क्या फर्क पड़ेगा। उसने कहा,
ठीक है, इसे ज्वाइन करने दो, लेकिन पहले 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दो। उसे लगा कि नया लड़का इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा और डर जाएगा। लेकिन वूफिंग के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने तुरंत 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे दिए और कहा, मैं स्टार सोल सेक्ट में शामिल होना चाहता हूँ। ये देखकर लू चिनवा हैरान रह गई। अभी तो कुछ देर पहले तो ये भागना चाहता था, क्या ये पागल है? वो सोचने लगी कि कहीं मैं बहुत समय से अकेली तो नहीं थी, क्या अब लोगों में ऐसे बेवकूफ दिमाग बढ़ रहे हैं? उसे मजबूरी में वूफिंग को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसने साफ कहा, मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगी, तुम्हें खुद ही कल्टीवेशन करनी होगी। वो सोच रही थी, ये लड़का तो वैसे भी टिकेगा नहीं। लेकिन योंग जैसा पर योंग से भी ज्यादा अजीब वूफिंग ने कहा, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, मेरे दादा ने मुझे सब कुछ दे दिया है। ये सुनकर लू चिनवा इतनी चौंक गए कि खून थूक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल लोगों को बेवकूफ बनने में क्यों मजा आता है। ओल्ड बी को इस सिचुएशन में मजा आ रहा था और उसने कहा, बधाई हो लू चिनवा, तुम्हें एक और डिसाइपल मिल गया। हार मान चुकी लू चिनवा ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें कल्टीवेट का तरीका बताऊंगी, अभी अपने रहने की जगह खुद ढूंढ लेना। वो दुखी होकर चली गई। योंग ने इसे देखकर थोड़ी चिंता जताई, हमारी प्यारी मास्टर इतनी परेशान हो गई है, कहीं पागल ना हो जाएं। इधर वूफिंग की अमीरी देखकर योंग, जो पहले उसकी मदद करना चाहता था, अब उसे सीधे डिसाइपल बनने में मदद नहीं करना चाहता। लू चिनवा का एक डायरेक्ट डिसाइपल काफी है। लू चिनवा भी गुस्से में पागल हो गई। इसके बाद योंग ने अपने नए जूनियर से बातें करने लगा। उसे उसका नाम पता चला, लॉन्ग वूफिंग। अपने सीनियर डिसाइपल होने का फायदा उठाते हुए योंग ने तुरंत वूफिंग को इनर सेक्ट का डिसाइपल बना दिया। वूफिंग चुप रह गया। उसका सीनियर सबसे अजीब और समझ में न आने वाला लग रहा था। सेटल हो जाने के बाद योंग ने सोचा कि अब वूफिंग से थोड़ा पैसे उड़वाना चाहिए। जैसे ही अंदर गया, उसकी नज़र एक शानदार एल्केमी फर्नेस पर पड़ी। योंग ने पूछा, वूफिंग, क्या तुम एल्केमिस्ट हो? गर्व से वूफिंग ने 3 उंगलियां दिखाई और कहा, हाँ, मैं 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट हूँ। उसका गर्व समझ में आने वाला था। इस दुनिया में एल्केमिस्ट, आर्टिफैक्ट रिफाइनर, तालिस्मान मास्टर, फॉर्मेशन मास्टर जैसे रोल्स को बहुत इज्जत मिलती है। सिर्फ इतना टाइटल मिलने से ही लोग बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी सी पिल, तालिस्मान या डिवाइन आर्टिफैक्ट भी किसी की कल्टिवेशन और सर्वाइवल तय कर सकती है। मनी मन वूफिंग सोच रहा था कि अगर योंग उससे पिल्स रिफाइन करने की रिक्वेस्ट करेगा तो वो भले मना कर दे, लेकिन फिर भी मदद कर देगा। इसके अलावा वो मर्जिंग स्पिरिट रेल्म के 9th लेवल पर था। अगर उसने ये बात योंग को बता दी तो उसका सीनियर चौंक जाएगा, लेकिन ये सब बस उसकी कल्पना थी। असल में योंग का रिएक्शन देखकर वो हैरान रह गया। योंग ने ऐसे कैजुअली कहा, ओह, 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट हो, बस इतना ही? वूफिंग ने कहा, तुम्हें तो चौंक जाना चाहिए था और फिर मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। उसी समय योंग ने अचानक पूछा, 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब्स में कौन कौन सी खास और रेयर होती हैं? वूफिंग ने एक पल सोचा और कहा, बैम्बू डेमन ग्रास, वाइट स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट, और भी है, लेकिन 90 लेवल का एल्केमिस्ट भी इन्हें शायद ही कभी देखे। योंग ने उसकी बात मान ली। फिर उसने सिस्टम खोला और उन हर्ब्स की जानकारी देखी जो वूफिंग ने बताई थी। उसने 4 जार खोल दिए। थोड़ी देर बाद 1200 स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च करके उसे 2 बैम्बू डेमन ग्रास, 1 वाइट स्पिरिट फ्लावर और 3 पर्पल थंडर फ्रूट मिल गए। योंग को देखकर वूफिंग सोचने लगा कि शायद मेरे सीनियर को ये हर्ब्स पहचान में नहीं आए, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा। उसने खुद को समझाया, एल्केमी में ट्रेंड ना होने वाले लोगों को ऐसे हर्ब्स पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन उसके हैरान होने की बारी तब आई जब योंग अचानक बाहर भागा और कहने लगा, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। वूफिंग मन ही मन हंस पड़ा। ये अनप्रिडिक्टेबल सीनियर कितना कंसिडरेट है। वो सोचने लगा कि बाद में इसे और पिल्स बनाकर दूंगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद योंग लौट आया और उसके हाथ में सूप का बर्तन था। सूप में वही रेयर हर्ब्स तैर रही थी जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले उसने बताया था। जल्दी से वूफिंग ने वो हर्ब्स सूप से निकाल ली। उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा, भाई, तुमने बिना बताए ट्रेजर्स बर्बाद कर दिए। योंग ने हंसते हुए हर्ब्स वापस छीनी और कहा, मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल हर्ब्स का काढ़ा बनाकर पीने से कल्टीवेशन में फायदा होता है। मेरी गलती थी, मुझे लगा ये हर्ब्स कुछ खास हैं। इतना कहकर उसने वही हर्ब्स अपने पैर के नीचे कुचल दी, वो भी सीधे वूफिंग के सामने। बार बार घबराकर वूफिंग चिल्लाया, रुको! वो दौड़ते हुए योंग के पास गया ताकि बची हुई हर्ब्स को संभाल सके, लेकिन करीब जाकर देखा तो एक भी हर्ब का निशान नहीं बचा था। वो शौक से सुन रह गया।
योंग ने सफलतापूर्वक संसाधन बर्बाद कर दिए और 1500 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स कमा लिए। वो मुस्कुराया, मेरी बर्बादी भी फायदे वाली निकली। हालांकि उसने सिर्फ 3 हर्ब्स नष्ट की थी, फिर भी उसके पास कुछ 6 बची थी। इस समय वुफिंग बिल्कुल टूट गया। इतनी कीमती हर्ब्स का सामने ही नष्ट हो जाना उसे सहन नहीं हो रहा था, खासकर जब उसके दादा ने भी ऐसी रेयर हर्ब्स कभी नहीं देखी थी। वो रोते हुए बेबस हो गया। योंग उसके पास आया और कहा, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है कि मैं हर्ब्स पहचान नहीं पाया। अब जब ये कुचल चुकी हैं तो आराम करो, मैं चलता हूँ। अपने रूम में लौटकर योंग ने उन रेयर हर्ब्स का पानी में डाला और उससे फुट सेक किया। उसे वो काफ़ी शानदार लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पैर धीरे धीरे काले पड़ रहे हैं। उसी समय वुफिंग जल्दी से वहां पहुंचा। भले ही उसे नहीं पता था कि उसके सीनियर ने ये रेयर हर्ब्स कहाँ से लाई हैं, वो उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की चेतावनी देना चाहता था, ये नहीं कि वो उन्हें खुद इस्तेमाल करना चाहता था। असल में ये हर्ब्स अलग अलग या साथ मिलाकर इस्तेमाल की जा सकती थीं, लेकिन बैम्बू डेमन ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट जब साथ मिलते हैं तो एक खतरनाक टॉक्सिन बनता है। ये जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका इलाज करना मुश्किल होता है। तभी योंग की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि उसके पैर काले हो चुके हैं। ये सुनकर वुफिंग समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे समझ में आया कि उसका सीनियर फिर से बेवकूफ़ी कर बैठा है। उसने जोर से दरवाजे को लात पारकर खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने फुट से एक टब देखा, वो बोल ही नहीं पाया। घबराकर योंग ने पूछा, क्या हो रहा है? लेकिन वुफिंग ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसका चेहरा डर से काला पड़ चुका था। फिर भी ये एक्ट भी एक बेवकूफ़ी वाली अचीवमेंट बन गई। योंग को फिर से 1500 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स मिल गए। साथ ही 1000 पॉइंट्स खर्च करके वो टॉक्सिन से छुटकारा पा सकता था। सिस्टम की मदद से उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई। असल में योंग ने कभी सोचा नहीं था कि हर्ब्स को ऐसे भी वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने कमरे में जाकर फुट सेक करने का फैसला किया था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका जूनियर यहाँ आ जाएगा। गुस्से में डांटा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था। तुम बैम्बू डेमन ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट साथ नहीं मिला सकते, ये खतरनाक टॉक्सिन बनाते हैं। योंग ने अजीब तरीके से हंसते हुए चुपके से स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च करके खुद को डिटॉक्सिफाई कर लिया। कुछ ही पल में उसके पैर फिर से पहले जैसे हो गए। वुफिंग हैरान रह गया। ये टॉक्सिन के लिए कुख्यात था, फिर भी योंग ने बिना परवाह किए फिर से फुट सेक करना शुरू कर दिया। इस बार वो सिस्टम की डिटॉक्स तरीके से कर रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी। वो इस मेडिसिनल बात का पूरा मजा लेना चाहता था। ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम खुद डिटॉक्सिफाई कर देगा, और सिस्टम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी डिटॉक्सिफाई कर सकता था। योंग ने हंसते हुए कहा, जूनियर वुफिंग, आओ मेरे साथ, मेरा फुट टब बड़ा है, ये बात ज़बरदस्त लगेगा। टॉक्सिन की चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। वुफिंग हैरान रह गया। वो टॉक्सिक पानी देख ही नहीं पा रहा था। उसने तय कर लिया कि अब वो योंग से दूरी बनाएगा। उसने सोचा कि क्या वो सेक्ट लीडर को बता दे कि ये हर्ब सेक्ट की हैं, लेकिन सोचने के बाद उसने तय किया कि वो चुगली नहीं करेगा। वो चुपचाप चला गया, खुद को बेबस महसूस करते हुए। योंग ने अपना सेक खत्म किया और सिस्टम से फिर डिटॉक्सिफाई कर लिया। फिर 900 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च करके उसने अपनी कल्टीवेशन को 9वें लेवल तक बढ़ा लिया। उधर सेक्ट की मेन हॉल में लीडर लू चिनवा ओल्ड बी के साथ वुफिंग के बैकग्राउंड पर बात कर रही थी। ओल्ड बी ने कहा कि समय आने पर सब साफ हो जाएगा। लेकिन ओल्ड बी की असली चिंता ये थी कि ये नया लड़का मिस लू की फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर सकता है। जब भी वो योंग के बारे में सोचती, वो गुस्से में दांत पीसने लगती। उसे लगता जैसे ये लड़का उसके लिए किसी श्राप की तरह है, और वुफिंग भी अलग नहीं था, वो भी वैसा ही था। तभी दोनों ने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर डिसाइपल्स के क्वार्टर से उठ रही है। ओल्ड बी को ये फिनोमिनन बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर योंग अभी स्पिरिट सी रियल्म के 9वें लेयर के पीक तक ही पहुंचा था, फिर ये कैसे दोबारा ब्रेक थ्रू कर सकता है? फिर भी ओल्ड बी को पिछले अनुभव की साफ याद थी। यकीन तो नहीं था, लेकिन उसे शक था कि ये योंग ही है, योंग जो नियमों को तोड़ता है। दोनों ने तय किया कि अनोमली खत्म होने तक इंतजार करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये सच में योंग है या नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ची एक्टिवेशन रियल्म का ऑरा महसूस किया, उन्हें यकीन हो गया कि ये वही है। फिर भी फिनोमिनन नहीं रुका। पल भर में योंग 3रे लेयर तक पहुंच गया और फिर कुछ ही मिनट में 9वें लेयर के पीक तक। ओल्ड बी खुश हो गया। वो चुपचाप योंग के लिए दुआ कर रहा था कि वो स्पिरिट रियर में आगे बढ़े।
लेकिन कुछ ही देर में अनोमली खत्म हो गई। पूरी प्रक्रिया करीब 5 मिनट चली। ओल्ड बी फिर से हैरान रह गया। उसकी नज़र में ये कल्टीवेशन स्पीड श्रीनान कॉन्टिनेंट की सबसे बेहतरीन थी। लू चिन्हुआ का मन बिल्कुल टूट गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट है। इसे सच में मेरी मदद की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये सोचकर उसे डर भी लगने लगा। ओल्ड बी, क्या तुम्हें लगता है कि ये कुछ दिनों में मुझसे भी आगे निकल जाएगा? ओल्ड बी ये सुनकर शॉक हो गया। उसे लगा कि वो योंग की तारीफ बहुत कर चुका है, जिससे मिस लू की कॉन्फिडेंस गिर रही है। वो जल्दी से उसे समझाने लगा, ऐसा नहीं होगा। ऊपर के लेयर में जाना इतना आसान नहीं है। सिर्फ मौका ही नहीं, संसाधन और इलिक्सर भी चाहिए। फाउंडेशन रियल्म तक पहुंचते पहुंचते मांग और भी बढ़ जाती है। तुम अभी बहुत दूर हो। हालांकि ओल्ड बी ने शब्दों से उसे दिलासा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान था। उसे डर था कि योंग सच में आगे निकल जाएगा। इधर वूफिंग भी हैरान रह गया। क्या सच में ये मेरा अनरिलायबल सीनियर है? ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एक बार में 9 रियल्म को पार कर गया। अब समझ में आया कि दादा मुझे यहाँ रोक कर क्यों रखना चाहते हैं। लगता है मुझे भी और मेहनत करनी होगी। अगले दिन योंग गहरी नींद से उठा। आज उसे 10,000 टियर 39 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल्स एक स्पेंडिंग प्रोडक्ट के तौर पर मिली, लेकिन उसके पास सिर्फ 310 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स बचे थे। ये देखकर योंग को पछतावा हुआ। मुझे कल इतना स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स उड़ाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ फुट सोक के लिए 2000 पॉइंट्स बर्बाद कर दिए। लेकिन आज का स्पेंडिंग प्रोडक्ट उसके लिए एकदम परफेक्ट था। उसने सोचा, अगर ये जूनियर जान गया कि ये पिल्स कितनी असरदार हैं, तो उसकी रिएक्शन देखकर बहुत मजा आएगा। उधर वूफिंग अचानक चीखने लगा। उसे अजीब सा बुरा महसूस हो रहा था। इसी समय योंग अपने जूनियर के कमरे पर पहुंचा तो पाया कि वो वहां नहीं है। उसे लगा कि कल की हरकत से परेशान होकर वो भाग गया होगा। तभी ओल्ड भी आ गया। उसने बताया कि वूफिंग और लू चिन्हुआ पास के शहर गए हैं स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने। उसने योंग से कहा कि वो भी चल सकता है। ये सुनकर योंग बहुत एक्साइटेड हो गया। वो चलने के लिए बेताब था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पास के शहर जाने में 5 घंटे लगेंगे। खाली समय में वो ओल्ड बी से बातें करने लगा। उसने पूछा, बैम्बू, डीमन ग्रास, वाइट स्पिरिट फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट का क्या इस्तेमाल है? ओल्ड बी ने बताया कि ये स्पिरिचुअल हर्ब्स तीसरे टियर की सबसे रेयर हर्ब्स में गिनी जाती हैं। एल्केमिस्ट्स इनको लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल के लिए बेहतर होगा कि तुम वूफिंग से पूछो। मैं खुद भी ज्यादा नहीं जानता। योंग हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि ये कितनी कीमती है। कोई आश्चर्य नहीं कि कल फुटसेक के लिए इस्तेमाल करने पर वूफिंग ने मुझे बेवकूफ़ कहा था। ये सुनकर ओल्ड बी भी चौंक गया। उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड रोक दी और अचरज से उसे देखने लगा। तुमने इन्हें फुटसेक में इस्तेमाल किया? योंग ने मिस्चीवियसली मुस्कुराकर कहा, हाँ, शायद किसी दिन तुम्हें भी ट्राई करवाऊंगा। बहुत शानदार लगता है। हालांकि ओल्ड बी को समझ नहीं आ रहा था कि योंग को ये रेयर मटेरियल्स कहाँ से मिले। फिर भी वो सोचने लगा कि उसे योंग का दोस्त बनना चाहिए। शायद फ्यूचर में योंग उसके साथ कुछ शेयर कर दे। कई घंटे बाद वो पास के शहर पहुंच गए। ओल्ड बी को कुछ काम था, इसलिए वो पहले ही चल पड़ा। उसने वादा किया कि बाद में योंग से मिलेगा, लेकिन जाते जाते उसे चेतावनी दी, कोई परेशानी मत खड़ी करना। अकेला रह गया योंग बड़बड़ाया, तो मुझे बस घुमाने के लिए साथ लाए हो? इधर ओल्ड बी ने राहत की सांस ली। अब वो अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकेगा। योंग शहर में इधर उधर घूमने लगा। वो सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था। वो लगभग एक ब्रॉथल में घुस ही गया था। आखिर में वो शहर के ऑक्शन हाउस पहुंच गया। वहां खर्च करने के लिए तैयार था, लेकिन वो चाहता था कि उसकी अमीरी छुपी रहे और कोई ट्रबल न हो। लेकिन सिस्टम ने उसकी चिंता का भी हल कर दिया। उसने उसे डिवाइन टाइकून्स गार्ड दे दिया। अगर उसकी जान खतरे में हुई तो ये गार्ड आकर बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ सीधे खतरे को ही खत्म करेगा। ये देखकर योंग खुद हंस पड़ा। सच में अनबीटेबल स्पेंडथ्रिफ्ट सिस्टम है। अब मैं बिना चिंता के पैसे उड़ाऊंगा। इतना सोचकर वो कॉन्फिडेंस के साथ ऑक्शन हाउस में घुस गया। अंदर जाकर उसने अटेंडेंट से कहा, मेरे पास ऑक्शन के लिए एलिक्सर है। अटेंडेंट ने उसे चाओ चान से मिलवाया, जो 6th टियर का एल्केमिस्ट था। मिलने पर उसने योंग से पूछा, यंग मैन, तुम्हारे पास कौन सी पिल है जिसका तुम ऑक्शन करवाना चाहते हो? योंग ने कहा, क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल। चाओ चान ने पहले तो इसे देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। उसे लगा कि ये सिर्फ 3rd लेवल एलिक्सर है, जिसकी ज्यादा कीमत नहीं होगी। लेकिन करीब से देखने पर वो हैरान हो गया। ये 9 स्ट्राइप्स वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल थी। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया। योंग ने पूछा, क्या ये पिल सच में इतनी ताकतवर है?
चाओचान खुशी से बोला, बहुत ज्यादा। भले ही ये सिर्फ 3rd लेवल क्लेंज्ड प्रोफाउंड पिल है, लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस बहुत हार्ड है। एक छोटी सी गलती से पिल अधूरी रह सकती है। 9 स्ट्राइप्स वाला वर्जन इसका असर बढ़ा देता है। मैंने तो मार्केट में 8 स्ट्राइप्स वाली भी मुश्किल से देखी है। स्ट्राइप्स की बात आई तो योंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, पता नहीं क्या बोल रहे हो, 2 स्ट्राइप्स 3 स्ट्राइप्स। चाओचान ने समझाया कि एक कंप्लीट एलिक्सर 10 स्ट्राइप्स वाला होता है। हर स्ट्राइप इसका 10% असर बताता है। लेकिन योंग ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा ये आदमी बहुत बोल रहा है। वो बस इम्पेशेंट होकर पूछ बैठा, यार इस पिल की कीमत कितनी है, ये कितने में बिकेगी? तभी चाओचान ने कीमत का जिक्र किया। उसने कहा, एक आम 3rd लेवल पिल की कीमत करीब 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होती है, लेकिन ये हाई क्वालिटी 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल की कीमत बताना मुश्किल है। सिर्फ ऑक्शन ही बता सकता है कि ये कितनी कीमती है। योंग सुनकर दंग रह गया। ये टूटी फूटी पिल भी कम से कम 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की होगी? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, खासकर तब जब उसने पहले ही 6 लाख ऊपरी लेवल के स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए थे, सिर्फ एक डिसाइपल की जगह पाने और ओल्ड बी से टैलिस्मैन फिंकवाने के लिए। चाओचान भी हैरान रह गया। तुम इस 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल को टूटी पिल कह रहे हो? उसे लगा जैसे वो कूड़ा करकट से काम कर रहा हो। योंग ने पूछा, अगला ऑक्शन कब है? चाओचान ने बताया, दोपहर में एक ऑक्शन है। योंग ने तुरंत दूसरी 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल निकालकर उसे दे दी। तुम सीधे ऑक्शन हेड से संपर्क करो और इन दोनों पिल्स को दोपहर वाले ऑक्शन में दो। पैसे बाद में मैं ले लूंगा। योंग की इस घमंड भरी हरकत से चाओचान काफी चिढ़ गया। दूर से ही योंग को बड़बड़ाते सुना जा सकता था, कौन पागल इन पिल्स पर महंगी बोली लगाएगा? ये सुनकर चाओचान उलझन में पड़ गया। क्या इससे मैं भी बेवकूफ दिखता हूं क्या? उधर योंग चलते चलते क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल खाता रहा। आखिर उसके पास आज खाने के लिए पूरे 10,000 पिल्स थे। इसी बीच उसकी नजर एक आवारा कुत्ते पर पड़ी। बेचारा सा कुत्ता देखकर योंग ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया और सोच लिया कि इसे गोद ले लेगा। बेशक योंग के इससे अपने फायदे भी थे। उसकी सुंदर मास्टर, ओल्ड बी और जूनियर ब्रदर, ये सब मिलकर 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल खत्म नहीं कर सकते थे। अब लिटिल येलो की मदद से वो इन्हें जल्दी खत्म कर सकता था। इसके अलावा भविष्य में भी जब और ज्यादा एलिक्सर वेस्ट करने होंगे, लिटिल येलो उसकी मदद कर सकता था। बेखबर लिटिल येलो बस खुश होकर अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद योंग ने तय किया कि पहले लिटिल येलो को नहलाया जाए, फिर काम शुरू करेंगे। वो उसे एक रेस्टोरेंट ले गया, लेकिन कुत्ता इतना गंदा था कि वेटर ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। योंग बोला, बस बता दो कितने स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे, मुझे प्रीमियम रूम चाहिए, मैं अपने कुत्ते को नहलाना चाहता हूँ। लेकिन वेटर अड़ा रहा, कोई भी रकम इस डॉग को अंदर नहीं लाने देगी। योंग झुंझला गया, इतनी अकड़ क्यों? फिर उसने बड़ी रकम निकाल कर दिखा दी। वेटर तुरंत गर्म पानी ले आया, लेकिन योंग को थोड़ा बुरा लगा। मैं कमरे की कीमत से 10 गुना पैसे दे रहा हूं, फिर भी सिस्टम इसे बेकार खर्च नहीं मान रहा। लिटिल येलो हैरान होकर उसे देखने लगा। योंग ने उसे जल्दी से साफ होने को कहा। जल्दी नहाओ, साफ हो जाओ, फिर काम में लगेंगे। ध्यान से देखने पर योंग को लगा कि कुत्ता थोड़ा बेवकूफ है। फिर योंग ने लिटिल येलो को क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल खाने के लिए दे दी। योंग हंस पड़ा। उसने प्लान बनाया कि लिटिल येलो को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि कोई भी बेकार एलिक्सिर या हर्ब्स खपत कर सके। कुछ क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल उसके लिए छोड़कर योंग बाहर घूमने चला गया। उसे पता नहीं था कि थोड़ी देर बाद उन्हीं पिल्स की मदद से लिटिल येलो की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जाग जाएगी, उसकी शक्ल बदल जाएगी और वो धीरे धीरे मिथिकल बीस्ट में बदलने लगेगा। कुछ घंटे बाद योंग लौटा। उसने सोते हुए लिटिल येलो को जगाया। अरे आलसी, सिर्फ 2000 से थोड़ी ज्यादा पिल्स खाकर ही सुस्त पड़ गया। जैसे ही जागा, लिटिल येलो ने विरोध में भौंकना शुरू कर दिया। वो और नहीं खा सकता था। देखकर योंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लिटिल येलो के साथ सोना पड़ा ताकि उसके पेट में जमी पिल्स पच जाएं। एक वेस्टफुल टाइकून होना सच में थका देने वाला काम था। जब लिटिल येलो सो रहा था, हजारों क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल उसके शरीर में बदलाव ला रही थीं ताकि वो एक मिथिकल बीस्ट बन सके। इधर कहीं और ओल्ड बी अपने पुराने दोस्त ओल्ड सिया के साथ आराम से बातें कर रहा था।
ओल्ड सिया बड़े गर्व से कह रहा था, जानते हो मुझे अभी अभी ऑक्शन ब्रांड से क्या मिला है? 2 स्पेशल 3rd टियर क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल। जानते हो उनके कितने स्ट्राइप्स हैं? सुबह से सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये 7 स्ट्राइप से ऊपर होंगे, है ना? किसने रिफाइन किया होगा? ओल्ड बी ने पूछा, किसने? ओल्ड सिया ने अपनी उंगलियों से दिखाया 9 और 2 हैं। मुझे नहीं पता किसने रिफाइन किया, बस इतना पता है कि एक जवान लड़के ने इन्हें ऑक्शन के लिए लाया है। मैंने खुद देख लिया, ये परफेक्शन के बहुत करीब है, 10 स्ट्राइप वाली पिल जितनी। ये सुनकर ओल्ड बी बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम जानते हो उस लड़के का नाम? ओल्ड सिया ने हाथ फैलाकर कहा, नहीं, उसने नाम नहीं छोड़ा, बस पिल्स। ये सुनते ही ओल्ड बी को योंग याद आ गया। जब ओल्ड सिया ने बताया कि वो लड़का 2 पिल्स को लेकर बिल्कुल बेपरवाह था, तो सारी संकेत मिल गए। ओल्ड बी को यकीन हो गया कि ये योंग का ही काम है। फिर उसने कहा, चलो उससे मिलने चलते हैं। एक पल के लिए ओल्ड सिया शब्दहीन रह गया। ओल्ड सिया हैरान होकर बोला, तुम्हारी लेडी का पर्सनल डिसाइपल, इसमें क्या खास है? ओल्ड बी समझ ही नहीं पा रहा था कैसे समझाए, बस कह दिया, चलो देख लेंगे। उधर ऑक्शन हाउस में लू चिनवा ऑक्शन में शामिल हो रही थी। उसने गलती से वही 2 क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल देख लीं। उसे नहीं पता था कि ये कहाँ से आई हैं, लेकिन वो इन्हें खरीदकर योंग और वूफिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। लू चिनवा का इरादा था कि वो उनके सामने अपनी इज्जत वापस पाए, खासकर योंग के सामने। उसे यकीन था कि योंग के पास इतनी कीमती पिल नहीं होगी और वो उसकी पूजा करेगा। इस सोच से वो खुशी से खिल उठी। दूसरी तरफ ओल्ड बी और ओल्ड सिया योंग के कमरे के बाहर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ओल्ड सिया बोला, शायद सो रहा है। ओल्ड बी झुंझला गया। एक क्वालिफाइड कल्टीवेटर प्रेशियस समय सोकर नहीं गवाता। फिर उसने बिना सोचे दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया और चिल्लाया, योंग उठो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में देखा, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। टेबल पर एक पूरा डॉग ब्लेड भरा था क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल्स से। फर्श पर बिखरी पिल्स देखकर वो हैरान रह गए। योंग नींद से जागा। आंखें मलते हुए उसने कहा, क्यों आ गया अचानक? क्या तुम अपने काम खत्म कर आए हो? फिर फर्श पर पड़े कुत्ते को देखकर चिल्लाया, सिली डॉग, हमेशा सोता रहता है। ये पिल्स अभी तक खत्म क्यों नहीं की? इस पर लिटिल येलो ने इंसानों जैसे गुस्से से पिल्स को लात मार दी। ओल्ड बी और ओल्ड सिया ये देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। ये 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल थीं। इनकी तो वो पूजा करते, लेकिन यहाँ एक कुत्ता इन्हें तुच्छ समझकर लात मार रहा था। ओल्ड सिया तो इतना शॉक्ड हो गया कि मन ही मन सोचने लगा, मैं 9वें लेवल का एल्केमिस्ट और ऑक्शन हाउस का हिडन बॉस, और मुझे एक कुत्ता पछाड़ रहा है। ओल्ड बी ने ध्यान से देखा और कहा, ये कुत्ता कुछ अलग लग रहा है। देखो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे इसकी तरफ खिंच रही है। इसके शरीर में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें बीस्ट की ब्लड लाइन नहीं है, फिर भी ये धीरे धीरे बीस्ट में बदल रहा है। ओल्ड सिया अविश्वास से योंग से पूछ बैठा, तुमने इस कुत्ते को कितनी क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल खिलाई हैं? योंग ने सोचकर जवाब दिया, ज्यादा नहीं, शायद 2000 के करीब। योंग की बात सुनते ही ओल्ड सिया ने मुंह से खून थूक दिया। गुस्से में आकर उसने ओल्ड बी की कॉलर पकड़ ली। 2000 से ज्यादा? स्टार सोल सेक्ट के डिसाइपल्स ऐसे होते हैं। 9 स्ट्राइप वाली ऐसी प्रेशियस पिल एक कुत्ते को खिला दी और तुमने रोका भी नहीं। ओल्ड बी बेबस होकर बोला, मैं क्या कर सकता था? ये बच्चा इतना अमीर है कि मैं भी इसके लिए काम करता हूँ। ओल्ड सिया अविश्वास से बोला, तुम? स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 8 एल्डर्स में से एक, ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म का पावर हाउस, और तुम एक डिसाइपल के लिए काम कर रहे हो? ओल्ड बी ने कंधे उचकाए, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये इतना ज्यादा पैसा देता है कि मैं मना नहीं कर सकता। सारी स्थिति देख योंग ने मौके का फायदा उठाया। उसने ओल्ड बी से एक और फेवर मांगा। उसी पुराने टर्म्स पर 1 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बिना झिझक के ओल्ड बी को दे दिए। ओल्ड बी ने तुरंत हामी भर दी, बस कहो, मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। योंग ने रहस्य खोल दिया, मेरे पास आज खत्म करने के लिए 7000 से ज्यादा क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल हैं। फिर वो हंसते हुए बोला, तुम्हारे दांत अभी भी अच्छे होंगे ना? ओल्ड बी ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं अभी भी जवान हूँ, मेरे दांत बिल्कुल सही हालत में हैं। ये सुनकर ओल्ड सिया पूरी तरह सन्न रह गया। तुमने इतनी कैजुअली हाँ भर दी? फिर योंग ने एक पहाड़ जितनी क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल टेबल पर उड़ेल दी। फिर से ओल्ड सिया दंग रह गया। ये देखकर ओल्ड बी की आंखों में चमक आ गई। 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उम्र में ऐसा सरप्राइज मिलेगा। फिर वो लालच में डूबकर उन्हें जोर जोर से चबाने लगा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ओल्ड सिया उसे देख रहा है। फिर उसने लिटिल येलो की तरफ मुड़कर कहा, अब तेरी बारी सिली डॉग, खाता जा। अगर दिन खत्म होने तक खत्म नहीं किया तो तुझे पकाकर खा जाऊंगा। ये नज़ारा देखकर ओल्ड सिया का पूरा नजरिया बदल गया। उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। उसी समय योंग ओल्ड बी को चीयरलीडर की तरह उत्साह से प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन ओल्ड बी का पेट भरने लगा था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्लिनजिंग प्रोफाउंड पिल का स्वाद इतना अच्छा होगा। उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। तब वो सिर्फ एक 5 स्ट्राइप वाली क्लियर मिस्टीरियस पिल खाने के लिए भी संघर्ष करता था और उसे खरीदने पर उसकी 10% सेविंग्स खत्म हो जाती थी। इस याद को सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश ये 9 स्ट्राइप वाली पिल्स 60 साल पहले मिल जाती तो मेरा कल्टीवेशन फाउंडेशन और मजबूत होता। योंग ने देखा कि ओल्ड भी रो रहा है। उसे लगा वो ज्यादा खा गया है, इसलिए परेशान है। वो उसे समझाने लगा, कोई बात नहीं, अगर तुम और नहीं खा सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें 1 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन ओल्ड सिया बीच में बोल पड़ा, अरे बच्चा, तुम्हें पता नहीं है, अगर पुराने समय में ओल्ड बी और मुझे ये 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल मिल जाती तो शायद हम 9वें लेवल के थंडर ट्राइब्यूलेशन को पार कर चुके होते और बहुत पहले ही ऊपर चले गए होते। तब हम इस बेबस हालात में नहीं होते। अब दोनों बूढ़े सिर्फ 3रे लेवल के ट्राइब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म पर थे। हालांकि हमारे पास 4थे ट्राइब्यूलेशन को पार करने की क्षमता है, लेकिन हमारी नींव इतनी कमज़ोर है कि रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम फेल हो गए तो हम मर जाएंगे। उनकी परेशानी समझते हुए योंग ने कहा, तो क्या आप भविष्य में ओल्ड बी की मदद कर सकते हैं? मैं इस बार के लिए आपको 1 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन से कॉम्पेंसेट कर दूंगा। ये सुनते ही ओल्ड सिया दंग रह गया। उसकी पहले वाली उदासी पल भर में गायब हो गई। वो आंखें रगड़ते हुए बोला, हालांकि मैं आपके सेक्ट का नहीं हूं, क्या मैं भाग ले सकता हूं? योंग ने सिर हिलाकर इशारा किया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखकर ओल्ड सिया उत्साह से क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल के ढेर की तरफ बढ़ गया। बस ऐसे ही दोनों बूढ़े और कुत्ता मिलकर खाने की शुरुआत कर दिए। फिर भी योंग को लगा कि उनके खाने की स्पीड बहुत धीमी है। वो सोचने लगा कि उसकी मास्टर और जूनियर ब्रदर वूफिंग कब आएंगे। कुछ देर खाते हुए ओल्ड बी ने पूछा, आउटन हाउस में जो 2 क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल थे वो तुम्हारे ही तो थे? योंग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो तो मैंने वहां रखी थी, बस ये देखने के लिए कि कौन बेवकूफ़ इतनी घटिया पिल्स खरीदने आएगा। ओल्ड सिया पूरी तरह सन्न रह गया। एक पिल जिसकी कीमत 1 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हो, वो तो महंगी मानी जाती। फिर भी तुमने उसे बस बायर का मजाक उड़ाने के लिए रखा। उधर लो चिनवा उन 2 पिल्स को खरीदकर जल्दी जल्दी योंग की तरफ बढ़ रही थी। वूफिन तो खुशी से उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी मास्टर इतनी उदार होंगे। वो दौड़ते हुए योंग के कमरे में पहुंचा ताकि ये खबर सबको बता सके। लुओ चिनवा भी उतनी ही उत्सुक थी। वो सोच रही थी, चाहे उसकी कितनी भी दौलत हो, मुझे शक है कि वो 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल शायद ही खरीद पाएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि इसके बाद वो मेरी कैसे पूजा करेगा। लेकिन जब वो योंग के दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि वूफिंग वहीं जम गया है। वो कांपते हुए अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। अंदर का दृश्य देखकर लुओ चिनवा का दिल टूट गया। वो देख रही थी कि योंग और बाकी लोग वही पिल्स खा रहे थे। इससे लुओ चिनवा को बहुत बड़ा शौक लगा। वूफिंग तो हैरान होकर मास्टर से पूछ बैठा, मास्टर क्या हुआ? तभी अंदर बैठे लोगों ने उसे भी देखा। उनकी नज़र उनके हाथों में पकड़े 2 पिल बॉक्स पर पड़ी। ओल्ड बी और ओल्ड सिया को समझ में आ गया कि लुओ चिनवा ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने पिल्स पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे और बाद में उसे पता चला कि जिन पिल्स को वो बड़ी मेहनत से खरीदना चाहती थी, वही कैजुअली उसके अपने डिसाइपल ने वहां रख दी थी। लुओ चिनवा पहले तो शौक में रही, फिर हंसी छूट गई। उसे लगा था कि वो खेल पलटेगी, लेकिन घेल का मजाक बन गई थी। ओल्ड बी की तरफ देखकर उसने कहा, अजीब नहीं है? ओल्ड बी जवाब नहीं दे पाया। उसने बस उसे सांत्वना दी, तुमने ये इनके लिए किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वूफिंग ने बीच में टोका, योंग, क्या मैं ये भी क्लिनजिंग प्रोफाउंड पिल्स खा सकता हूँ? मैं भी खाने में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनते ही ओल्ड बी और ओल्ड सिया दोनों बहुत खुश हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि कोई और मदद करेगा, क्योंकि ज्यादा खाने से उनका पेट दुख रहा था। योंग ने हिम्मत बढ़ाते हुए वूफिंग से कहा, जितना चाहो खाओ।
वूफिंग तो एंटिसिपेशन में लार टपकाते हुए दौड़ पड़ा। उसे परिणामों का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन उसी समय टेबल के किनारे से कुछ पिल गिरकर जमीन पर आ गिरी। वो सीधे लिटिल येलो के पास जाकर रुकी। ये देखकर वूफिंग बेहद घबरा गया। ये तो 9 पैटर्न वाली क्लियर मिस्टीरियस पिल है। अगर ये कुत्ता इसे खा गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन अगले ही पल वो दंग रह गया। लिटिल येलो पहले से ही पेट भरा हुआ था। उसने देखते ही कि उन पिल को लात मार दी और इंसानों जैसे मुंह बनाया। ये देखकर वूफिंग पूरी तरह शॉक रह गया। इसी समय ओल्ड सिया ने लुओ चिनुआ के पास जाकर कहा, सेक्ट लीडर लुओ, योंग की मास्टर होने के नाते आपको सच में उसे संभालना चाहिए। इतनी प्रेशियस 9 पैटर्न क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल को एक छोटे कुत्ते को खिलाना बिल्कुल वेस्टफुल है। ये सुनकर वूफिंग और लुओ चिनुआ दोनों शॉक हो गए। योंग बेबस होकर बोला, क्योंकि कुत्ता इंसानों से तेज खाता है। ये सुनकर वूफिंग को जलन का एहसास हुआ। उसे लगा कि कुत्ता उससे ज्यादा खुशकिस्मत वाला है। फिर योंग ने सबको जल्दी खाने के लिए कहा और बाकी बची पिल्स की तरफ इशारा किया। लुओ चिनुआ देखती रह गई। वो सोच रही थी, मेरे पास ऐसा डिसाइपल कैसे आ गया। 1 घंटे बाद ओल्ड बी, ओल्ड सिया और वूफिंग सभी हार मान चुके थे। उनके पेट भर चुके थे और वे एक और पिल भी नहीं खा सकते थे। योंग थोड़ी निराशा में था। अभी भी 2000 से ज्यादा पिल्स बची हुई हैं। यह देखकर वो मास्टर की तरफ प्लीडिंग नजरों से देखने लगा। लेकिन लुओ चिनुआ ने मजबूती से मना कर दिया। लुओ चिनुआ ने सोचा, इससे उसकी मास्टर होने की इज्जत चली जाएगी। योंग बस उसके सामने हाथ जोड़कर मदद की भीख मांग सकता था, वरना वो ये काम पूरा नहीं कर पाएगा। लुओ चिनुआ ने सुझाव दिया, तुम बाकी पिल्स रख लो, मैं इन्हें अपने पिता के सेक्ट में भेज दूंगी। वहां ये जरूर कई टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को आगे बढ़ाने में काम आएंगी। योंग मान जाता, लेकिन समस्या ये थी कि ये उसे सिस्टम से स्पेंड करने के लिए मिली थी। योंग इन्हें बेच नहीं सकता था। लुओ चिनुआ हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं बाकी पिल्स 10 गुना कीमत देकर खरीद लूंगी और फिर अपने पिता के सेक्ट में भेज दूंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, ओल्ड बी और बाकी सब की शक की नजरें उस पर टिक गईं। तुम पक्का हो कि योंग से पैसे की बात करना चाहती हो? लुओ चिनुआ बेहद शर्मिंदा हो गई। वो लगभग भूल ही गई थी कि यह आदमी अमीरों में से एक है। आखिरकार उसे मना लेने के लिए योंग ने एक प्लान बनाया। उसने कुछ पिल्स को प्लेट में दिल के आकार में सजाया और उसके चारों ओर गुलाब रख दिए। कमरा फूलों की महक से भर गया। शर्माते हुए लुओ चिनुआ ने एक क्लियर मिस्टीरियस पिल उठाई। स्थिति ऐसी थी कि उसे लगा अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उस वक्त आखिरकार सारे क्लियर मिस्टीरियस पिल्स सबने खा लिए। हर एक ने लगभग 2000 से ज्यादा गोलियां खाईं और योंग को उसका रिवॉर्ड मिल गया। उसने 2 बूढ़ों को हायर करके और सारी बनी हुई गोलियां खत्म करवाकर 300 वेस्टफुल पॉइंट्स कमाए। आज कुल मिलाकर उसने 1000 वेस्टफुल पॉइंट्स हासिल किए। इसके साथ ही उसे रिवॉर्ड में 3 N ग्रेड सोल्ड रिटर्निंग हर्ब्स और 5 N ग्रेड गोल्डन सिल्क वर्म स्टार शाइनिंग स्टोन्स भी मिले। आज की बर्बादी सच में परफेक्टली पूरी हो गई। योंग खुद भी हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। इसी दौरान लॉ चेनुआ उदास होकर ओल्ड बी से बोली, तुम्हें लगता है कि मेरा ये सेक्ट लीडर या मास्टर वाला रोल सच में कोई मायने रखता है? ना मैं कल्टीवेशन में गाइड करती हूँ, ना ही रिसोर्सेज देती हूँ। जब मुझे कुछ करने को नहीं होता तब भी योंग से थोड़ा प्रॉफिट कमा लेती हूँ। ओल्ड बी भी लाचार होकर बोला, योंग तो किसी भी डिसाइपल जैसा बर्ताव ही नहीं करता। वो तो सेक्ट का मनी गॉड बन गया है, बस थोड़ा ज्यादा वेस्टफुल है। इसी दौरान योंग ने ओल्ड सिया से पूछा, क्या तुम जानते हो ये 9 लीव सोल रिटर्निंग हर्ब क्या है? अनएक्सपेक्टेड रूप से ओल्ड सिया ये सुनकर बेहद एक्साइटेड हो गया। बोला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल हर्ब है। फिर उसने योंग को समझाना शुरू किया, इस हर्ब के हर एक पत्ते का मतलब उसकी दवा की ताकत है। जितने ज्यादा पत्ते उतनी ज्यादा पावर। मैंने तो कभी सिंगल लीफ वाला सोल रिटर्निंग हर्ब भी नहीं देखा। ये हर्ब सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है सोल रिटर्निंग लाइफ सेविंग पिल बनाने में। ये दवाई इतनी ताकतवर है कि अगर किसी की मौत को 24 घंटे से कम हुए हैं और उसकी आत्मा तक नष्ट हो चुकी हो, तब भी ये गोली उसे वापस जिंदा कर सकती है। ये गोली किसी भी ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म एक्सपर्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ट्रिब्यूलेशन पार करने में फेल भी हो जाए तो भी उनकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। बाद में वो नया शरीर बना सकते हैं और जिंदा हो सकते हैं, मतलब सीधे सीधे लिविंग वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के बीच झूलते रह सकते हैं।
लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? अब तक ओल्ड बी को शक हो गया था कि योंग के पास ये हर्ब है। उसने धीरे से ओल्ड सिया से पूछा, क्या तुम बैम्बू डीमन ग्रास, व्हाइट स्पिरिट फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में जानते हो? ओल्ड सिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये स्पिरिचुअल प्लांट्स बहुत रेयर हैं, लेकिन बड़े बड़े सेक्ट्स में थोड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। ओल्ड बी ने फिर खुलासा किया कि यही सारी हर्ब्स योंग ने बस पैर भिगोने के लिए इस्तेमाल कर ली थीं। ये सुनकर ओल्ड सिया का दिमाग उड़ गया और वो गुस्से में बोला, ये तो बहुत बड़ी बर्बादी है। ओल्ड बी ने अपने दोस्त को संभालते हुए योंग से धीरे से कहा, तुम्हारे पास 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब है ना? प्लीज इस बार पैर भिगोने के लिए इस्तेमाल मत करना, ये तो लेजेंडरी हब है। योंग ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो 3 है, एक पैर भिगोने में इस्तेमाल कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर ओल्ड सिया बहुत बेचैन हो गए। बोले, बिल्कुल नहीं, अगर सच में तुम्हारे पास 3 सोल रिटर्निंग हर्ब्स हैं तो मुझे बेच दो, मैं अपनी सारी दौलत लगा दूंगा। ये तो लाइफ सेविंग हर्ब है, अगर तुमने इसे पैर भिगोने के लिए यूज किया तो ये पागलपन होगा। इस माहौल को देखकर योंग लो चेनुआ के पास गया और एक सोल रिटर्निंग हर्ब निकालकर उसके हाथ में रख दिया। ये आपके शिष्य की तरफ से आपको रिस्पेक्ट का तोहफा है। इस वक्त लो चेनुआ समझ नहीं पा रही थी कि कहे तो क्या कहे। योंग पहले ही उसके डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए 1 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर चुका था, फिर उसे 4 लाख का रिस्पेक्ट गिफ्ट दे चुका था, और अब ये लेजेंडरी स्पिरिचुअल हर्ब भी गिफ्ट कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो तो बस अपने शिष्य पर ही जी रही है। अनएक्सपेक्टेडली लो चेनुआ के दिमाग में अजीब सा ख्याल आया, क्या भविष्य में मुझे इसका बदला चुकाने के लिए अपना शरीर ही उसे सौंपना पड़ेगा? उसे लग रहा था जैसे उसका शिष्य ही उसे पाल रहा है। फिर उसने सोचा, नहीं, मैं सोल रिटर्निंग हर्ब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि जब वो खुद ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करने जाएगी तब उसे भी इस लाइफ सेविंग गोली की जरूरत होगी। फिर योंग ने तय किया कि बाकी 2 हर्ब्स में से एक वो पैर भिगोने के लिए रखेगा और दूसरा ओल्ड बी को देगा, बदले में उससे थोड़ा काम करवाएगा। ओल्ड बी ये सुनकर बेहद खुश हो गया, लेकिन ओल्ड शिया तुरंत बीच में कूद पड़ा। क्या तुम सच में सिर्फ काम के बदले में ये हर्ब दे रहे हो? मुझे देखो, मैं भी बहुत ताकतवर हूँ, मेरी शक्ल से धोखा मत खाना। ये कहते ही ओल्ड सिया ने अपना ट्रांसफॉर्म्ड मस्कुलर बॉडी दिखाया। योंग भी देखकर चौंक गया। ओल्ड भी घबरा गया और चिल्लाया, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये हर्ब मेरा है, इसे पाने का सपना मत देखो। दोनों बूढ़े भिड़ गए। दोनों को हर्ब चाहिए था। उधर वुफिंग, जिसने बहुत ज्यादा गोलियां खा ली थी, चुपचाप सोच रहा था, क्या मुझे भी शर्म छोड़कर अपने सीनियर ब्रदर योंग से पूछना चाहिए कि क्या मैं भी उसके साथ पैर भिगो सकता हूँ? तभी ओल्ड सिया लो चेनुआ के पास गया और बोला, सेक्ट लीडर लुओ, जैसे पुराने समय में लूफंग ने अपने गोद लिए पिता को सम्मान दिया था, वैसे ही अब ओल्ड सिया भी आपकी सेक्ट में शामिल होना चाहता है। मैं आधी जिंदगी भटक चुका हूँ और सेक्ट में शामिल ना होने का अफसोस है। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपकी सेक्ट में ऑनरेरी एल्डर बन सकता हूँ? ये सुनकर लो चेनुआ दंग रह गई। बोली, ओल्ड सिया, आप 9th ग्रेड एल्केमिस्ट हो और शक्तिशाली ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रियल्म एक्सपर्ट भी। ऊपर से आपका ऑक्शन हाउस पूरे सैन्नान कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। क्या आप सच में हमारे छोटे से स्टार सोल सेक्ट में शामिल होना चाहते हो? ओल्ड सिया ने सिर हिलाकर हाँ भरी और अपनी एंट्री पक्की करने के लिए कहा, छोटी लड़की, मैंने तो तुम्हें बचपन में गोद में भी खिलाया है। अगर तुमने मना किया तो मैं सीधे तुम्हारे पिता के पास जाऊंगा। लो चेनुआ चुप रह गई। ओल्ड सिया के अपने कारण थे। उसने देखा कि योंग इतनी आसानी से लेजेंडरी हर्ब्स गिफ्ट और इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसके पास बहुत खजाना है। अगर अभी रिश्ता नहीं बनाया तो बाद में मौका निकल जाएगा। लो चेनुआ ने पूछा, लेकिन आपका ऑक्शन हाउस का बिजनेस? ओल्ड सिया ने कहा, वो मैं अपने निकम्मे बेटे के हवाले कर दूंगा। ओल्ड बी ने हार मानकर कहा, तुम्हारी ये चाल तो मुझे माननी पड़ेगी। ओल्ड सिया हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारा वो चेहरा बहुत अच्छा लगता है जब तुम सह नहीं पाते लेकिन कर भी कुछ नहीं पाते। अब सोल रिटर्निंग हब का फैसला सबके परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। ये सुनकर लो चेनुआ इतनी गुस्से में थी कि खून उगल दे। उसने कभी सेक्ट एक्सपैंड करने की प्लानिंग नहीं की थी। पहले 2 अनचाहे शिष्य और अब एक 9th ग्रेड एल्केमिस्ट भी शामिल हो गया। वो सोची, मैं अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कैसे करूं और ऊपर ताकत बढ़ाकर बदला कैसे लूं। तभी योंग, जो हमेशा माहौल भड़काता रहता था, पूछ बैठा, क्या किसी को पता है गोल्डन सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन के बारे में? इस बार सबको और भी बड़ा झटका लगा।
ओल्ड बी, ओल्ड सिया और लो चैनुआ तीनों चिल्ला पड़े, तुम्हारे पास गोल्डन सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन है? योंग घबरा गया और झट से बोला, नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था। लेकिन तीनों उसकी स्टाइल जानते थे, पक्का उसके पास होगा। वोफिंग ने मासूमियत से पूछा, सीनियर ब्रदर, तुम्हें ये सारे खजाने कहाँ से मिलते हैं? इसी बीच लो चैनुआ को एक मैसेज मिला। सेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उन्हें तुरंत वापस जाना पड़ा। असल में उसके पिता वहां आए थे कुछ जरूरी बातों के लिए। हालांकि वो जानती थी कि वो बस सेक्ट की प्रोग्रेस देखने आए हैं। कुछ घंटों बाद जब वो सब स्टार सोल सेक्ट पहुंचे तो वहां उसका पिता लो विंग इंतजार कर रहा था। उसने आते ही कहा, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पिता को देखकर लो चैनुआ घबरा गई। उसे लगा कुछ बहुत गड़बड़ है। लेकिन लो विंग ने गुस्से में कहा, आज तुम्हारे स्टार सोल सेक्ट के भर्ती का दिन था और तुम्हारे डिसाइपल्स कहाँ हैं? मैं भर्ती के समय आना चाहता था पर आ नहीं पाया। आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे चाय तक परोसने वाला कोई नहीं मिला। मैं इतने गिफ्ट्स लेकर आया और पूरा दिन इंतजार करता रहा, कोई सामने नहीं आया। अगर मैंने तुम्हें मैसेज ना भेजा होता तो शायद अब भी वहीं बैठा होता। लो चैनुआ शर्मिंदा हो गई और उसने योंग और वोफिंग को अपने पिता से मिलवाया। बोली, ये दोनों मेरे शिष्य हैं। वो थोड़ी राहत महसूस कर रही थी कि अब उसके पास उनका सहारा है। उसने अपने पिता से कहा, देखिए, मैंने योंग को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया है। लू चैनुआ भले ही होली मेडन की पुनर्जन्म थी, लेकिन इस बार वो अपने माता पिता के प्यार को संजोना चाहती थी। लो विंग ने योंग को गौर से देखा। वो चौंक गया। उसकी बेटी कभी किसी चीज की परवाह नहीं करती थी और अब उसने डायरेक्ट डिसाइपल ले लिया। उसने पूछा, इसका स्पिरिचुअल रूट कैसा है? लो चैनुआ ने कहा, उसका कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है। लो विंग ने फिर पूछा, इसका टैलेंट कैसा है? वो बोली, कोई इनबॉर्न टैलेंट पे नहीं है। लो विंग हैरान रह गया और जब उसे पता चला कि योंग की कल्टिवेशन लेवल भी बस एवरेज है तो उसने झुंझलाकर कहा, आखिर किस वजह से तुमने इसे डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया? तभी योंग आगे आया और बोला, मैंने 5 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स देकर ये जगह खरीदी है। लो विंग दंग रह गया। क्या ऐसा भी होता है? ये तो बहुत कैजुअल है। बेटी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मान लेती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तभी ओल्ड बी और ओल्ड सिया दोनों योंग की चापलूसी में जुट गए। ओल्ड सिया ने तो योंग के बैठने के लिए स्टूल तक खींच दिया। ओल्ड बी ने ओल्ड सिया को घूरते हुए कहा, बूढ़े, तुम्हें मार्शल शिष्टाचार याद है या नहीं? तुम ये सब सेक्ट मास्टर के सामने नहीं कर सकते। फिर ओल्ड बी भी पीछे नहीं रहा। वो योंग को मसाज और चाय परोसने लगा। ये देखकर लो विंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। बोला, बाय खोंग, क्या तुम मेरी स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के एल्डर नहीं हो? और सिया, तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के सेक्ट में? आधा घंटा समझाने के बाद आखिरकार लो विंग को हालात समझ आए। 9 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल्स, 9 लीव सोल रिटर्निंग अर्ब और बाकी सब चीजें सुनकर वो हैरान रह गया। बोला, ये सचमुच एक गॉड ऑफ वेल्थ है, न सिर्फ मेरी बेटी के स्टार सोल सेक्ट के लिए बल्कि मेरे स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के लिए भी। मैं इसे पूरे सम्मान के साथ देखूंगा। ओल्ड बी ने भी सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है योंग किसी खास जगह से आया है। लेकिन लो विंग ने बीच में टोका, उस जगह का जिक्र मत करना। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, जब तक तुम सब ठीक हो मैं खुश हूं, मैं बस देखने आया था कि तुम कैसी हो। उस शाम जब योंग आराम कर रहा था तो वोफिंग खुश होकर उसके लिए पैर भिगोने का पानी लेकर आया। योंग ने देखकर समझ लिया, क्या तुम भी पैर भिगोना चाहते हो? वोफिंग ने मासूमियत से कहा, सीनियर ब्रदर, पहले आप कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। योंग मुस्कुराकर बोला, मैं कंजूस नहीं हूं। एक और टब पानी ले आओ, हम सोल रिटर्निंग अर्ब को आधा आधा बांट लेते हैं और दोनों पैर भिगो लेंगे। ये सुनकर वोफिंग की आंखों में आंसू आ गए। सीनियर ब्रदर, आप मेरे लिए इतने अच्छे हो। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि छत पर ओल्ड बी और ओल्ड सिया चुपके से ये सब देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि योंग इतना कीमती अर्ब पैर भिगोने में इस्तेमाल कर रहा है तो ओल्ड सिया का दिल जैसे टूटकर बिखर गया।